हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जिनका अभी तक नेट एग्जाम हो गया है काफी अच्छा हुआ है। और कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैम आप हिंदी में भी वीडियोस बनाइए, तो आज मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करके आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि अभी नेट के जो एग्जाम 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ है उसका कुछ एनालिसिस जो मुझे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। तो जिनका भी एग्जाम हुआ नहीं है उनके लिए ये हेल्प कर सकता है। और जैसे आप सबको पता है मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो कॉमर्स वालों का तो एग्जाम 17 अक्टूबर को है। और स्टूडेंट्स आज कुछ सब्जेक्ट्स का उन्होंने डेट को पोस्टपोन किया है, तो प्लीज आप एनटीए की वेबसाइट से जाके अपने सब्जेक्ट्स का शेड्यूल देख लीजिए कि जिनका पोस्टपोन हुआ है। बट कॉमर्स वालों का 17 अक्टूबर को ही है। एंड ये मेरी जो वीडियो है ये सिर्फ एनालिसिस मेरे स्टूडेंट्स की फीडबैक पर है, तो मैंने तो एग्जाम अभी दिया नहीं है तो मुझे ये पता नहीं है। तो प्लीज इनको जरा आप सोचिए कि ये बेस बन सकता है हमारे इस एग्जाम के लिए। जैसे आप सबको पता है हमारा पेपर 1 रहता है 10 टॉपिक्स का और हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। और ऐसा कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि पेंडेमिक की वजह से आप सोच रहे कि एग्जाम नहीं देने जाए। देखिए अगर आपके वहां पर कंडीशन सेफ है तो आप प्लीज जरूर एग्जाम दे के आइए, बट हमारी हेल्थ और सिचुएशन हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और जिनका हॉल टिकट आ चुका है प्लीज वो डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पर अपडेट रहता है तो आप रोज वो चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो हमको मिल ही रहे इस पर, मुझे बताया गया है। लेकिन हमको इसमें ज्यादा ध्यान किस पर देना है, लेवल्स ऑफ टीचिंग पर क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन है मेमोरी पर, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो जिन्होंने मुझे बताया वो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी पर आया है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव पर आ सकता है। तो ये आप अच्छे से करके जाइए और बहुत ईजी टॉपिक है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। एडोलेसेंट लर्नर्स कौन रहते हैं? जो हमारे स्टूडेंट्स टीनेजर्स रहते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स या हम बात कर सकते हैं टीनेजर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हमको ये याद रखना है कि इसके लिए ना जो क्वेश्चंस पूछा गया था स्टेटमेंट्स थे और उसमें ना कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए थे जो स्टूडेंट्स को हो सकता है नहीं पता हो, तो प्लीज वो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस और ट्रिक के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं, बट जरूर पढ़ के जाइए। अभी एडोलेसेंट लर्नर्स पर आया तो हो सकता है हमको स्पेशल चिल्ड्रन पर आ सकता है या फिर एडल्ट लर्नर्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और इवैल्यूएशन सिस्टम तो हमको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा ही जाता है। तो अगर ऐसे हमको इस बेस पर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे 3 into 2 6 मार्क्स कंफर्म है। सेकेंड टॉपिक है जो रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आजकल बहुत डिफिकल्ट तो क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं, बट यस हमको इसके लिए अपडेट रहना पड़ता है। तो इस पर मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन 2019 से ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट हुआ है सिलेबस, तब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक कंफर्म क्वेश्चन आजकल आता है जो है रिसर्च एथिक्स पर। और ये क्वेश्चन अक्सर क्या आता है कि कौन से स्टेज पर रिसर्च के हमको एथिकल सबसे ज्यादा होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में अगर हम लैंग्वेज समझ गए तो आंसर बहुत इजी रहता है। और मेथड्स ऑफ रिसर्च तो आपको पता है, या तो मैगदा कॉलम आता है या तो हमको इनडायरेक्ट वे से पूछते हैं कि आप बताइए इस एग्जाम्पल पर या इस स्टेटमेंट पर कौन सी रिसर्च सुटेबल है। थर्ड हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। किसी ने मुझे ये भी बताया फीडबैक में कि मैम कुछ तो पैसेज शायद पुराने भी रिपीट हुए, बट हमको ये नहीं देखना कि पैसेज पुराने रिपीट हो या नए रहे, हमको तो देखना है कि हमको ये क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। तो मैं हमेशा ये सजेशन देती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन के 2 तरीके रहते हैं, या तो आप पहले पैसेज पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन पढ़िए, या तो आप क्या कर सकते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे हमको पता लग जाता है कि हमको पैसेज में कौन सा वर्ड ढूंढना है। अब एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी फीडबैक दिया कि मैम अक्सर क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो लास्ट में दिए बट उसका आंसर हमको पहले से मिल रहा है, तो हमको ये थोड़ी सी लैंग्वेज पर मेहनत करके, और अगर जिनको लगता है ये बहुत इजी रहता है प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो ऐसी गलती ना कीजिए। आपको लैंग्वेज का मतलब उसके ऑपोजिट या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स पता होने जरूरी है, अदरवाइज हमारे ये 10 मार्क्स का नुकसान हो जाता है। फोर्थ है जो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल। ये तो हमारे हमेशा अक्सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और हमको यहाँ पर याद रखना है टीचिंग एप्टीट्यूड और क्लासरूम कम्युनिकेशन के मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे डिजिटल इनिशिएटिव पर भी यहाँ पर पूछ सकते हैं,
लर्निंग के ऊपर भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। कुछ आईसीटी रिलेटेड भी इसका पार्ट बन सकता है। बैरियर्स रहते हैं जो चीजें या कोई भी चीज जो मेरी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, वो हमको थोड़ा इसके ऊपर मेहनत करके जाना है। फिफ्थ हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जिनको ये टॉपिक बहुत फेवरेट है वो याद रखें कि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन रहती है, तो कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस करते रहिए। और अक्सर हमको नंबर सीरीज पर आ ही रहे क्वेश्चंस, और इस बार भी आते हैं। लेटर सीरीज पर भी कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है, और कोड्स रहते हैं, आपको पता है अल्फाबेट्स दिए होते हैं और बोला होता है उसके बदले ये वर्ड है, या तो आर्टिफिशियल कोडिंग रहती है। और प्रॉफिट एंड लॉस पर तो 2 साल से क्वेश्चंस कंटिन्यूस पूछे ही जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया तो हमको इंटरेस्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये मेहनत आप करते रहिए, और जब भी इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए प्लीज आप देखिए कि आप कैलकुलेटर के बिना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिक्स टॉपिक हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ये तो हमारे जब से इंडियन लॉजिक ऐड हुआ है हमको ये याद रखना है कि उस पर फिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस हमारे इंडियन लॉजिक के ऊपर है। तो उसमें जो प्रमाण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दिया होता है, स्टेटमेंट दिया होता है और पूछा जाता है ये बताइए कौन सा प्रमाण है। तो उपमाना जैसे प्रमाण पर क्वेश्चन आ चुका है, तो अनुमाना पर आ सकता है या कोई भी आ सकता है इसके ऊपर। तो इंडियन लॉजिक से आप 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज पसंद है उनके लिए इंडियन लॉजिक तो डेफिनेटली स्कोरिंग है। बाकी हमको फैलेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, फैलेसी पर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग में तो आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन या वेन डायग्राम्स या सिलोजिज्म तो हमेशा वो कंफर्म क्वेश्चन रहता ही है, जैसे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो ये मेहनत करते रहिए। सेवंथ हमारा टॉपिक रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कुछ बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट रहता है, और अक्सर इस पर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, अभी जैसे मुझे किसी ने बताया एक क्वेश्चन तो कॉमर्स स्टूडेंट्स रिलेटेड डेटा दिया गया था, तो वो क्या हो जाता है, या तो पैसेज कभी या तो डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा इजी होता है जो हम रिलेट कर सकते हैं जिसके ऊपर, तो हमको वो काफी इजी पड़ता है। और मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ जैसे कि मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन नहीं अच्छे से आता, या तो मुझे उस टाइम एग्जाम में टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, बट उसमें से 5 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट मैं 2 क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड या सिंपल कैलकुलेशन से कर सकती हूँ। इस बार अगर आपका इंग्लिश का कमांड अच्छा है या जो लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर ये सिंपल हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमारे 10 मार्क्स कंफर्म है। बट याद रखिए अगर आप कैलकुलेशन या ऐसी चीजों से घबरा जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करना ही बेहतर है। और हमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन से ना जंबल होके आ रहे हैं। सपोज पहला क्वेश्चन अगर आईसीटी का है तो नॉट नेसेसरी सेकंड वाला क्वेश्चन भी आईसीटी से हो, वो तुरंत टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, थर्ड कम्युनिकेशन का रहेगा। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि हमको इस बात से डरना नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 8th यूनिट पर हर बार जैसे हमारी एप्लीकेशन तो कंपलसरी आ रही है, तो उस पर तो आ ही चुका है। किसी ने मुझे बताया आईओटी जैसा सिंपल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, तो हमको डेफिनेटली एब्रीविएशन तो करके ही जानी है। डिजिटल इनिशिएटिव स्वयं प्रभा पर क्वेश्चन आ चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार स्वयं पर आ सकता है, या जो नए तरीके उन्होंने यूज किए। अभी हमको ये याद रखना है स्वयं प्रभा में जो हम 32 डीटीएच बोलते थे वो 34 डीटीएच हुए, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अगर आपने अपडेट नहीं रखा है तो प्लीज वो अपडेट कर लीजिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं वॉलेटाइल मेमोरी या जो परमानेंट स्टोरेज होती है, और जैसे उनका डेटा है रहती वो क्वेश्चन है, तो ये काफी इजी क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। 9th चैप्टर हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ओके, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपने न्यूज देखी हो या जनरल अवेयरनेस रखी हो तो बहुत इजी जाता है। अब इस पर क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर, ओके, जो हमारे 8 एमडीजी से हमको पता होना चाहिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद कौन सा आया था, तो एसडीजीज। तो अगर एक दो पेपर में हमको एमडीजीज पर पूछा गया तो हो सकता है अब हमको एसडीजी पर क्वेश्चन पूछा जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन से 8 में से गोल नहीं है या ये कब प्रपोज हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉल्यूशन पर तो हमारा कंफर्म क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो उसके कौन से टाइप से या इनडायरेक्ट एग्जांपल देके इससे कौन सी पॉल्यूशन होती है वो हमको पूछा गया है। क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनएपीसीसी, तो वो थोड़ा पढ़ के जाइए। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, तो ये हमारा कॉमन क्वेश्चन रहता ही है, तो लैंग्वेज पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। इस पर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एशियन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज नालंदा यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला या कौन सी लैंग्वेज उस टाइम हम यूज कर रहे थे, और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हमको मेहनत नहीं होती है, बट अगर हमने उसको स्टडी नहीं किया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो गुरुकुल के जैसे ये क्वेश्चंस करके जाइए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हमको उसका नया नाम मिनिस्ट्री का क्या हुआ है, वो हमको ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आप ये प्लीज अच्छे से कर लीजिए, बाकी तो हमारे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम ये याद रख सकते हैं कि जिनका हो चुका एग्जाम, हम उनसे अगर हमारे फ्रेंड्स है या हम कहीं से एनालिसिस देख रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम आगे जाके उसकी मेहनत कर सकते हैं। डेफिनेटली हम सबको पता है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट होते ही है। तो एक एग्जाम में अगर उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिर्फ मिनिस्ट्री का कौन सा नाम चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट अभी तक क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ है, एंड होप से वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आप प्लीज अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्जाम कल हो या 10 दिन बाद हो, बट हमको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहना है, ठीक है। होप सो आप सब लोग सेफ है घर पर और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास जितनों का जब जिसका एग्जाम बाकी है उनके पास सफिशिएंट नंबर अदर डेज है, या जिनका कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड मे यू ऑल क्वालिफाई। अच्छे से जाइए एग्जाम सेंटर में, बिल्कुल डर के बिना जाइए, और कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मोटिवेशन लेवल, और अगर स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट पड़ गया, ऐसा बिल्कुल घबराइए मत, आपके पास और 59 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, और जिनका अभी तक एग्जाम्स के काफी दिन बाकी है वो प्लीज पढ़ते रहिए, और मेरी तरफ से आपको सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।